सभी को नमस्कार। इस चैनल पे आपका स्वागत है और अधिक वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा का अर्थ और एवं इसके कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मुद्रा का अर्थ और विकास किस प्रकार से हुआ। विनिमय को सरल बनाने के लिए मुद्रा का उद्गम हुआ। विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं का लेन देन या कोई भी आपसी लेन देन को विनिमय कहते हैं। विनिमय को सरल बनाने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ। मुद्रा से पहले वस्तु का विनिमय वस्तु से होता था, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो उसमें ये होता था कि उस समय मुद्रा नहीं होती थी, रुपया नहीं होता था, नोट नहीं होते थे। कोई भी वस्तु यदि आपको चाहिए तो उसके बदले में वस्तु ही देनी पड़ती थी। इसे वस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। वस्तु विनिमय से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसे साधन का आविष्कार किया गया जिसे सामान्य रूप से विनिमय के साधन के रूप में किया जाने लगा और जिसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाने लगा, वो मुद्रा कहलाई। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारे लेन देन के लिए या कोई भी विनिमय के लिए हमारे माध्यम का काम करती हो, वो मुद्रा कहलाई। आरंभ में सोने व चांदी के धातुओं के सिक्के प्रचलित किए गए और जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, धीरे धीरे कागजी मुद्रा के साथ साथ अन्य धातुओं के सिक्के भी जारी किए जाने लगे और वर्तमान में तो ऋण कार्ड और साख कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा का भी युग है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब वस्तु विनिमय प्रणाली में ये कठिनाई आई तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए सोने चांदी के सिक्के जारी किए गए और जितने रुपए के ये सिक्के जारी किए जाते थे उतने ही चांदी या सोना उस सिक्के में होते थे। परंतु और अधिक आवश्यकताओं के बढ़ने की वजह से और बाजार का रूप विस्तृत होने के कारण इस धातुओं को ने कागजी मुद्रा का रूप धारण कर लिया और वर्तमान में हम ये देखते हैं कि आज हम सब के पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा है। हम मात्र एटीएम पर जाकर के हम अपना पैसा निकलवा सकते हैं अथवा बाज़ार में किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके विनिमय के लिए भुगतान कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से ही किया जाए, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन हो। इस तरीके की जो प्रणाली होती है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय तब होता है जब आवश्यकता का दोहरा संयोग हो, अन्यथा वस्तु विनिमय नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर दोहरा संयोग का अर्थ ये होता है कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है और जो चीज़ मैं जिससे लेना चाहता हूँ उस व्यक्ति को भी मेरी वस्तु की ज़रूरत है जो कि मैं उसे देने वाला हूँ। यानी कि दोनों तरफ से यदि वस्तुओं की ज़रूरत है तभी उन वस्तुओं का आदान प्रदान हो सकता है। क्योंकि पुराने ज़माने में हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं थी और हमारी मांग में भी बहुत अधिक विविधताएं नहीं थी, इसलिए वस्तु का वस्तु में परिवर्तन संभव था और समय के साथ साथ ये विविधताएं बढ़ती गई, हमारी मांग में परिवर्तन होता रहा और इस कारण से प्रारंभ में सोने चांदी के सिक्के चले, उसके बाद नोट और उसके पश्चात जो है वो ऋण कार्ड और साख कार्ड प्रचलित हुए।
तो वस्तु विनिमय का अर्थ है ऐसी प्रणाली या ऐसा बाजार जहां वस्तु के बदले में वस्तु का विनिमय किया जाता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली जब लागू की गई थी तो उस समय बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि समय के साथ साथ हमारी मांग में विविधता होने के कारण हमारी मांग में परिवर्तन होता रहा। परिणाम ये रहा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा। सबसे पहली कठिनाई जो है वो है आवश्यकता का दोहरा संयोग, यानी कि अगर आवश्यकता का दोहरा संयोग नहीं है तो वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत विनिमय संभव नहीं है। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अर्थ ये है, मान लीजिए कि व्यक्ति ए को एक सामान की ज़रूरत है और व्यक्ति बी को भी एक सामान की ज़रूरत है, और वो सामान व्यक्ति ए के पास है, और ए को जिस सामान की ज़रूरत है वो व्यक्ति बी के पास है। तो इस प्रकार से दोहरा संयोग होने के कारण दोनों में विनिमय हो पाएगा। परंतु दोहरा संयोग यदि नहीं है तो वस्तु विनिमय नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक जुलाहे को गेहूं चाहिए और उसके बदले में वो किसान को कंबल देना चाहता है, परंतु किसान को कंबल की ज़रूरत नहीं है, तो इस स्थिति में विनिमय नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण जो है वो है वस्तु विनिमय की व्यापार संबंधी लागत। वस्तु विनिमय की व्यापार संबंधी लागत आवश्यकता के दोहरा संयोग एक दुर्लभ घटना है, और इस घटना दुर्लभ होने के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार करने की लागत जो होती है बहुत ही ऊंची होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि दोहरा संयोग यदि नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का तलाश करना पड़ेगा जिसे उस वस्तु की आवश्यकता है। मान लीजिए किसान को कंबल की आवश्यकता है, परंतु जुलाहों को अनाज की ज़रूरत नहीं है। तो अब किसान को ऐसे व्यक्ति या ऐसे जुलाहे की तलाश करनी पड़ेगी जिसे गेहूं की ज़रूरत है, और यदि उसके गांव में ये ज़रूरत नहीं है तो उसे आसपास के गांव में जाकर के उस जुलाहे को तलाशना होगा जिसे कुछ गेहूं की आवश्यकता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में तलाश की लागत, प्रतीक्षा की अनुपयोगिता, या फिर इंतज़ार करे, या फिर किसान जो है वो गांव में ही इंतज़ार करे कि कब किस जुलाहे को गेहूं की ज़रूरत हो और वो उसके पास आए। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार संबंधी लागत जो है वो बहुत अधिक होती है। मूल्य की समान इकाई का अभाव। मूल्य की समान इकाई के अभाव में किसी वस्तु का मूल्य व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, और इस कारण से एक सुदृढ़ प्रणाली को विकसित नहीं किया जा सकता। ठीक वस्तु विनिमय प्रणाली में यही होता है कि मूल्य की समान इकाई का अभाव पाया जाता है, और इस कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में एक सुदृढ़ लेखा प्रणाली को विकसित नहीं किया जा सकता। इसके बाद है सत्कृत भुगतानों की प्रणाली का अभाव। सत्कृत भुगतानों से तात्पर्य उन भुगतानों से है जिन्हें तत्काल न करके, यानी कि प्रेजेंट में हम उनका भुगतान न करके भविष्य में कुछ समय के पश्चात किया जाए। उदाहरण के लिए किराया, मजदूरी, ब्याज आदि के भुगतान संबंधी जो अनुबंध किए जाते हैं उन्हें सत्कृत भुगतान कहा जाता है, और वस्तु विनिमय प्रणाली में इस दशा में सत्कृत भुगतानों की सुदृढ़ प्रणाली का अभाव पाया जाता है। यानी कि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली है तो उस समय हम सत्कृत भुगतानों को अपना
नहीं सकते। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि हम किसी भी कार्य का भुगतान भविष्य में टाल सके। धन या मूल्य के संचय का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में धन या मूल्य का संचय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वस्तुओं का संचय करने के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है। यदि मान लीजिए संचय हम करते भी हैं, तो हमें वस्तुओं के रूप में ही संचय करना होगा और इसके लिए हमें बहुत अधिक स्थान की जरूरत भी पड़ेगी। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसा कि दूसरे पॉइंट से पता चलता है, पशुओं के संदर्भ में यदि हम उनका संचय करते हैं तो उन्हें जीवित रखने के लिए लगातार खिलाना पिलाना पड़ेगा और इस कारण से संचय करने वाले को अधिक धन खर्च करना भी पड़ेगा। इसलिए केवल संचय करना ही नहीं, संचय करने के बाद रख रखाव और खर्च भी हो सकता है इतना ज़्यादा हो जाए कि जिस उद्देश्य के लिए हम उसे संचय कर रहे हैं, हो सकता है वह उद्देश्य हमारा पूरा ना हो। इसके बाद है वस्तुओं के मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के मूल्य हस्तांतरण करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का हस्तांतरण वस्तुओं के साथ ही होता है। उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति अपने मकान को बेचता है, तो उसे वस्तुओं के रूप में ही सामान लेना होगा। अब वो बहुत दूर जाना चाहता है, तो वह पूरे के पूरे सामान को किस तरीके से लेकर के जाएगा? तो हस्तांतरण करने में बहुत कठिनाई होती है। वर्तमान में जैसे हम किसी भी बैंक में जा कर के अपना पैसा जमा करवाते हैं और वहाँ से जहाँ हमें भेजना है उसके अकाउंट में हम जमा करवा देते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो चाहे वो दिल्ली हो। वहाँ से हम उनको दूरभाष से हम सूचना देते हैं या उनके पास मैसेज प्रणाली के द्वारा ये सूचना प्राप्त हो जाती है कि उनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो वो वहाँ की शाखा में जा कर के अपने पैसे निकलवा सकते हैं। तो वर्तमान समय में यानी कि मुद्रा बाजार में विनिमय में क्या होता है कि हस्तांतरण करना बहुत ही आसान होता है, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में हस्तांतरण करना बहुत मुश्किल होता है। यह न के बराबर होता है।